सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। टीवाई बीकॉम का मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम आज शुरू करेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें जो रिपोर्ट्स मिलते हैं, जो स्टेटमेंट मिलते हैं, उसको मैनेजमेंट के आगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए किस तरह से प्रेजेंट करें। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे पास है उसका एनालिसिस करके उसको इंटरप्रेट करके उसमें से परसेंटेज वाइज या कंपेरेटिव किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करें कि मैनेजमेंट अच्छी तरह से कुछ भी डिसीजन आगे के लेने हो, कोई पॉलिसी डिसाइड करनी हो, कुछ भी हो, वो कर सके। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका एनालिसिस की अलग अलग सी मेथड। और पहली मेथड आज हम शुरू करेंगे वो है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रिपोर्ट विच आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंड प्रोसेस, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम देख, हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेप बाय स्टेप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं और जो कंपनी का होते हैं तो उसको कंपनी एक्ट थ्रू उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट जो भी बनाने पड़ते हैं वो हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। वो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। तो पहले जर्नल लिखे जाते हैं, उसके बाद लेजर बनते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट वो है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंड प्रोसेस। तो उसमें हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट मिलते हैं। वो स्टेटमेंट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, द टू स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वो अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है तब बनाया जाता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन दिखाती है और एज ऑन डेट होती है। बैलेंस शीट जो होती है वो एज ऑन डेट मतलब एक दिन की होती है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो पूरे साल का होता है, पूरे ईयर का रिजल्ट दिखाता है वहां पे। ठीक है, अब आते हैं इसकी मेथड पे। ये दो स्टेटमेंट तो हमें पता है, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ये दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। अब इसके मेथड है एनालिसिस की। तो मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या मेथड होती है। कंपेरेटिव मेथड एक होती है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, दूसरी होती है ट्रेंड परसेंटेज, तीसरी होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये तीन अलग अलग से मेथड है। जो आज हम शुरू करेंगे वो है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की भी एक मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है एक अलग से, उसका भी एनालिसिस किस तरह से करना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसका एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस,
वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी होता है एक। तो ये सारी जो है वो मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट के हम मेथड। कंपेरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपेरेटिव जो मेथड है उसमें बैलेंस शीट को कंपेरेटिव करना किस तरह से और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंपेरेटिव किस तरीके से हम उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं। कंपेरेटिव का भी दो तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक है कंपेरेटिव बैलेंस शीट, वहां पे हम अमाउंट कंपेयर करेंगे। दूसरा है कंपेरेटिव बैलेंस शीट विथ परसेंटेज, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तीसरी मेथड जो है इसके अंदर वो है कंपेरेटिव बैलेंस शीट विथ ट्रेंड परसेंटेज। ट्रेंड यानी कि अप डाउन जो भी है वो ट्रेंड के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कंपैरिजन करना, परसेंटेज के हिसाब से कंपैरिजन करना और ओनली अमाउंट यानी फिगर्स कंपेरेटिव करना। तो इस तरीके से तीन जो अलग अलग सी मेथड है वो कंपेरेटिव मेथड में हम देखेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देखते हैं उसका। तो यहाँ पे देखिए एक बैलेंस शीट हमें दी गई है। द बैलेंस शीट ऑफ जिग्ना लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। तो ये 2 साल का बैलेंस शीट है, मतलब 12 और 13। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं जो बैलेंस शीट का फॉर्म हमें दिया गया है यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, बराबर। पर अब जो है वो कंपनी एक्ट में हमें एक वर्टिकल फॉर्म दिया है, उस फॉर्म में हमें इसको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। यानी कि पहले देख लेते हैं लायबिलिटी साइड क्या क्या चीज़ है। तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिवेंचर है और क्रेडिटर्स और अनपेड एक्सपेंसेस यानी कि प्रोविजन जो है एक्सपेंसेस की वो है। एसेट्स में देखें तो लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है और कैश है। यहाँ पे ये देखो मैंने एफ जो यहाँ पे मेंशन किया है वो है फिक्स्ड एसेट और ये जो है वो सारी है करंट एसेट, बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन हमें पूछा गया है प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म एंड प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। कंपेरेटिव भी बनाना है और कॉमन साइज भी बनाए, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी बनाना है। तो कुछ इस तरीके से हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे और वर्टिकल फॉर्म में है तो ये उसका फॉर्मेट है। एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों में से हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए पहले हम लाइबिलिटी से शुरू करते हैं। तो लाइबिलिटी देखो यहाँ पे फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा 31 मार्च 12 और 31 मार्च 13, ये 2 साल के जो है वो कॉलम रख दिए इधर। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन में क्या होगा, या तो अमाउंट इंक्रीज होगी या अमाउंट डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज ये 2 कॉलम हमने रखे हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मेट है उसी को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का पहला हेडिंग आता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसका टोटल आ गया अभी यहाँ पे ये, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उसमें जनरल रिजर्व दी थी, P&L अकाउंट था तो ये आ गया बी। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसमें डिवेंचर थे 1 लाख, इसका भी टोटल कर दिया। फिर करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स आ गए, अनपेड एक्सपेंस आ गए, इसका भी हो गया टोटल। तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से हमें डिटेल मिली। देखो ये हो गया हेडिंग शेयर कैपिटल का, ये हो गया रिजर्व, ये लॉन्ग टर्म और ये ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और ये करंट लाइबिलिटी। अभी तक यहाँ पे जो मैंने डिटेल दी है उसको खाली मैंने जो हमें क्वेश्चन में दिया था तो मैंने खाली वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखो यहाँ पे हम कंपैरिजन यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ से 4 लाख से कितना हुआ 5 लाख, 1 लाख से होके 2 लाख हुआ।
1 से 1.5 लाख हुआ, बराबर। तो ये 10 लाख से 13 लाख हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और पर्टिकुलर कौन से अमाउंट में चेंजेस हुआ है वो हम इस कंपेरेटिव स्टेटमेंट से देखेंगे। अब टोटल लाइबिलिटी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 10 एंड 13 लेख हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, 4 लेख से 5 लेख हुआ है। अब हमें कंपैरिजन कैसे करना, तो जो हमारा करंट ईयर है, यानी कि जो हमारा नज़दीक का जो ईयर है ये 13, ये 12 थोड़ा फास्ट का है, तो 13 ये हम उसको बेस लेंगे। इसी अमाउंट से हम ए अमाउंट माइनस करेंगे, 5 लेख से लेके माइनस करेंगे 4 लेख, तो मतलब 1 लेख प्लस में आया, प्लस में आया मतलब ये इंक्रीज हुआ। अब 2 लेख माइनस 1 लेख, तो ये भी इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज के कॉलम में आएगा। अब 7 लेख माइनस 2 लेख 5 लेख, तो ये हो गया 2 लेख टोटल इसका। अब यहाँ पे 50,000 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी 50,000 इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल 1 लेख इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे भी हम देखें 250 माइनस 150 तो 1 लेख। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है डिबेंचर में, 1 लेख और 1 लेख तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 50,000 इंक्रीज हो गया, हो रहा है 2 लेख माइनस 1 लेख 50,000 तो 50,000। अब देखो यहाँ पे 50,000 माइनस 1 लेख करेंगे तो माइनस 50,000 आएगा, तो माइनस आएगा तो कहाँ पे लिखना है, डिक्रीज। इसलिए मैंने बोला कोई आपको एक बेस लेके चलना है कि कौन सी अमाउंट किस में हमको माइनस करना है। तो 13 में से हम 12 की अमाउंट माइनस करेंगे, प्लस आएगा तो इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे, और माइनस आएगा तो हम डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। अब टोटल, तो टोटल देखो यहाँ पे ये 50,000 इंक्रीज हुआ, 50,000 डिक्रीज हुआ, तो देखो यहाँ पे 250 मतलब ऑल ओवर कुछ चेंजेस नहीं हुआ इसमें। एक लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो एक लाइबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, टोटल इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब देखिए ये टोटल जब हम करेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि 3,50,000 इंक्रीज हुआ है और 50,000 डिक्रीज हुआ है, तो टोटल 3 लेख इंक्रीज हुआ, 10 माइनस 13 माइनस 10 तो 3 लेख। ओके, तो ये हो गया लाइबिलिटीज का। अब देखेंगे एसेट्स का, सेम ये कॉलम रहेगा एसेट्स का भी। अब पहले एसेट्स या पहले लाइबिलिटी कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल तो सेम ही रहता है। चलिए पहले तो यहाँ पे देखो 2 लेख था 12 में, 350 था 13 में, तो उसका डिफरेंस 350 माइनस 2 लेख यानी कि 1,50,000 प्लस, तो इंक्रीज हो गया। 250 माइनस 150 1 लेख इंक्रीज हुआ। फर्नीचर में देखिए तो 50 था 1 लेख इंक्रीज हुआ है, 150 माइनस 50 टोटल 3,50,000 इंक्रीज। करंट एसेट, उसमें इन्वेस्टमेंट थे, दोनों साल में सेम है, कोई चेंजेस नहीं। डेटर्स में 50,000 डिक्रीज हुआ है, 2 लेख 50,000 में से 2 लेख हुआ है। अब स्टॉक में 25,000 इंक्रीज हुआ है, केस में 25,000 डिक्रीज हुआ है, तो टोटल बी 6 लेख 550 25,000 इंक्रीज और 75,000 डिक्रीज। यहाँ पे भी टोटल तो वही आएगा 10 लेख ए प्लस बी, तो टोटल 375 इंक्रीज हुआ और 75,000 डिक्रीज हुआ। अब एसेट्स में 375 का इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी में देखें तो 350 का इंक्रीज हुआ है। एसेट्स में 375 और 75 डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पे 50,000 डिक्रीज हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट हो गई वर्टिकल फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन था कि यही बैलेंस शीट जो है वो हमें कॉमन साइज्ड बैलेंस शीट यानी कि परसेंटेज के साथ चाहिए। तो परसेंटेज के साथ हम कैसे करेंगे उसका एनालिसिस, चलिए देखते हो। अब यहाँ पे एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट जिसमें था लैंड बिल्डिंग, बराबर है। चलिए भी इसका परसेंटेज भी यहाँ पे साथ में आ गया, तो किस तरीके से आता है वो पूरा बैलेंस शीट पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके हम लिखेंगे।
वो किस तरीके से आता है अभी हम देखते हैं। चलो ये अमाउंट जो थी 2 लाख, 1,50,000, 50,000, 4 लाख, ये तो हमें बैलेंस शीट में दी गई थी, वही हमने लिखी है। और ये फिक्स एसेट का टोटल ये आ गया 4 लाख और करंट एसेट का टोटल आ गया 6 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। अब यहाँ पे जो टोटल आता है उसको हम ले लेते हैं 100%। 10 लाख मानी कि 100%, 10 लाख टू 100%। तो अब ये परसेंटेज हमें निकलेगा किस तरीके से। अब यहाँ पे है 2 लाख, बराबर, अब यहाँ पे 2 लाख, तो देखो इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं। 10 लाख से 100 रुपीज़ है, 10 लाख टू 100, ठीक है, तो 2 लाख से कितना होगा। अब ये 2 लाख है ना, तो हाउ मच है 2 लाख, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख, तो आपका आ जाएगा 20%। बस अब यहाँ पे ये 100 और 10 लाख जो है वो कॉमन रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। अब इस साल का देखें हम तो 350 है और इसका है 13 लाख, तो 13 लाख टू 100, तो हाउ मच है 3,50,000। देखिए तो ये आ गया 26.92 और ये आ गया 20। बस अब ये अमाउंट जो है वो हमें चेंज करती जानी है, तो बाकी अमाउंट हमें मिलती जाएगी। यहाँ पे 250 लिखेंगे हम, तो 250 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 19.92, 11.54, यहाँ पे भी सेम 150 है तो 11.54, 2 लाख है 15.38, 13.64, 46, 1.92, और ये जो है उसका टोटल है, ये परसेंटेज का टोटल है। और आप 750 भी यहाँ पे लिख के कैलकुलेशन करेंगे तो वही आएगा। सेम इस तरह के यहाँ पे 1,50,000 हम करेंगे तो 20 की जगह पे आएगा 15%, 50,000 करेंगे 5%, उसी तरीके से हमको ये सारे परसेंटेज मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो देखो ये दोनों में क्या चेंजेस हुआ, तो दोनों में हमें यहाँ पे पता चलता है कि लैंड बिल्डिंग में जो अमाउंट है लैंड बिल्डिंग की वो हमारी टोटल एसेट जो है उसका 20% से है। मशीनरी जो है वो 50% अमाउंट है, फर्नीचर जो है वो 5%, यानी कि 40% फिक्स एसेट है और 60% करंट एसेट है। इससे ये पता चलता है कि हमारी फिक्स एसेट से करंट एसेट ज़्यादा है 2012 में। अब 13 में देखें तो 13 में जो फिक्स एसेट है वो 57% हो गई है और करंट एसेट जो है वो 42% हो गई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि देखो यहाँ पे 40 था, 40 से लेके सीधा हो गया 57, यहाँ पे 60% था तो यहाँ से 60% में से हो गया 42। तो करंट एसेट में हमारा डिक्रीज हुआ है और फिक्स एसेट में जो है वो उसमें इंक्रीज हुआ है, ये पता चलता है। तो पहले वाली कंपेरेटिव जो हमने बनाई थी उसमें हमें अमाउंट पता चला कि भाई 10 लाख से लेके 13 लाख तक हमारी एसेट हुई है, तो 3 लाख कौन सी एसेट में बढ़ा या कौन से एसेट में कम हुआ। यहाँ पे एसेट्स वाइज देखोगे तो भी पता चल गया परसेंटेज वाइज, और टोटल भी पता चल गया कि भाई फिक्स एसेट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे अपने करंट एसेट में कितना हुआ है। चलिए अब सेम इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लाइबिलिटीज के लिए। लाइबिलिटी में भी सेम जो ABCD हमने 4 अलग अलग बनाए थे वो 4 लाख, तो 40% रह गया, 1 लाख 10% रह गया क्योंकि उसका टोटल 10 लाख है ना। तो देखो जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, इसका भी कैलकुलेशन सेम उसी तरह करेंगे जैसे 10 लाख टू 100, तो हाउ मच एट 4 लाख, 4 लाख से कितना होगा 40%। उसी तरह 13 लाख टू 100, सो हाउ मच 5 लाख, तो 38.46। अब देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है वो 50% थी, 50% से लेके हो गई 53.85। अमाउंट में देखे तो 5 लाख से बढ़ के 7 लाख हुई, तो 2 लाख में इंक्रीज हुआ, 2 लाख का, दोनों में 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, ये हमें पता चलता है इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखे तो 3.85 ही हुआ है, 3.85 इंक्रीज हुआ है।
रिजर्व में 15% थी टोटल और यहाँ पे हो गई 19.23 यानी कि 4.23 से इंक्रीज हुआ। डेटर्स 10% थे उसमें 7.69% हो गए। वैसे देखो अमाउंट में देखे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, 1 लाख तो 1 लाख ही था, बट परसेंटेज वाइज देखे तो यहाँ पे हमें डिक्रीज होता हुआ दिखता है। मतलब डेटर्स जो है वो डिक्रीज हुए तो उसका उतना हमारा कैश फ्लो बढ़ा हो। डेटर्स कब कम होता है? डेटर्स कम होता है जैसे उनके पास से पैसा मिला तो डेटर्स डिक्रीज हुए, उसका मतलब हो गया कि कैश फ्लो बढ़ा। क्रेडिटर्स में देखें तो और क्रेडिटर्स और अनपेड में यहाँ पे 25, देखो यहाँ पे भी सेम अमाउंट सेम है लेकिन परसेंटेज वाइज देखने जाए तो 25 से 19.23। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटर्स लिखा गया है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है तो ये डेटर्स नहीं है, ये डिबेंचर है, ये डिबेंचर 10% डिबेंचर। वैसे हमको 1 लाख ही लगता था, पर टोटल के साथ हम जब परसेंटेज के कन्वर्ट किया तो पता चला कि डिबेंचर की लाइबिलिटी जो है वो हमारी टोटल के हिसाब से कम हुई। टोटल लाइबिलिटी जो हमारी 10 लाख टू 13 लाख है उसमें डिबेंचर की लाइबिलिटी जो हमारा टोटल के हिसाब से जो है वो कम हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 2 मेथड देखी कंपेरेटिव स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट का खाली हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इस तरीके से देखेंगे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में किस तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसका मेथड जो है उसका नोट्स बना लेना और ये जो क्वेश्चन है उसका खुद से प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ